नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से हमेशा ही एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका टॉपिक है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। कई बार तो क्वेश्चन सीधा सिंपल लैंग्वेज में आता है क्या कि हेनरी फ्योल के जो 14 जो प्रिंसिपल हैं 14 प्रिंसिपल वो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 दिए थे। हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, या कोई ऐसे प्रिंसिपल के नाम बता देंगे उसमें से ये पूछ लेंगे कौन सा है, या फिर एक प्रिंसिपल को उठा के उसमें से ये पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या ये हेनरी फ्योल का है? तो देखिएगा, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे और 14 प्रिंसिपल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो एक बार आप देखिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। देखिएगा, काम का बंटवारे का मतलब यही है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर है, जिस पर्सन को जो काम आता है अगर वही काम वो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो ही हम लोग क्या है कि आगे डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं दिया जा रहा तो ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं गलत ही दिशा में जाएगी। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो काम है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, एक्यूरेट स्पीड के हिसाब से उनका जो काम है वो उनको अलॉट होना चाहिए। इसके अंदर एक तो आपका आ गया जी, इससे आपकी क्या होगी, जो क्वालिटी है वो एनहांस होगी। एफिशिएंसी को देखा जाएगा, एक्यूरेसी को देखा जाएगा, स्पीड को देखा जाएगा। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये वाला प्रिंसिपल। उसके बाद आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अथॉरिटी लेने के लायक नहीं होते, लेकिन हम उसको अथॉराइज पर्सन बना देते हैं और वो इलीगली ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आती है। कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है, ऐसे पर्सन को अथॉरिटी मिलनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, काम को कर सके अच्छे से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी है। खाली हम अगर किसी को कहें कि आपके पास काम की अथॉरिटी तो पूरी है लेकिन आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मैं कहूँ कि अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 100 यूनिट तो प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो मैं अथॉरिटी दे दूँ कि आप काम करवाइए, लेकिन आप काम करवाने के लिए तो आप आ गए लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे वो 100 हो चाहे ना हो, तो उससे काम नहीं बनेगा। तो दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही इफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। ये भी इसी का ही है, डिसिप्लिन। देखिएगा, हम घर की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इवेंट की, कुछ भी, अगर वो डिसिप्लिन में होगा तभी बात बनेगी। तो गुड मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो हमारे जो पर्सनस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है वो भी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए, टाइम पे आए, प्रॉपर डिसिप्लिन में अगर काम होगा तो हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये देखिएगा, इसके अंदर है ओनली वन बॉस फॉलो हिज कमांड। मतलब कि केवल एक ही बॉस है वही कमांड दे। जैसे कई बार होता है ना कि अगर चौधरी ज़्यादा हो जाते हैं तो काम नहीं होता किसी जगह पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे ही घर में भी कहते हैं ना कि हर कोई अगर अपना अपना हुक्म चलाएगा तो सुने किसकी, समझ नहीं आ रहा। तो एक ही ऐसा अथॉराइज पर्सन होना चाहिए जो काम करवाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको समझाए। सभी अगर बॉस बन जाएंगे तो काम नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड ये बताती है हमें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे से सिमिलर ही है। कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि जब हम किसी हमारा एक डायरेक्शन होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि हमने अपनी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, तो हमारा जो एक डायरेक्शन है वो उसी में जाने चाहिए कि हमने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। हमारा प्रॉफिट में तो प्रॉफिट में, सेल है तो सेल में। ये नहीं कि हमारा जो डायरेक्शन है वो तो प्रोडक्शन में है और हम जा कहीं और ही गए हैं, हम सेल की तरफ बढ़ा रहे हैं, परचेज को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन को तभी बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तभी हमारी सेल भी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअली इंटरेस्ट। देखिएगा कि कुछ कंपनी के अंदर कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका खुद का जो इंटरेस्ट होता है, जो सुबॉर्डिनेट होते हैं। जैसे मान लो मेरे अंडर काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं, मेरे सुबॉर्डिनेट हैं, अगर मैं उनको काम कह रही हूँ, अगर उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बात नहीं बन पाएगी।
आपका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए काम का। आप अपने बॉस के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल सकती है। तो इसके अंदर ये है कि हर किसी का इंडिविजुअली इंटरेस्ट होगा तभी काम बन पाएगा। और उसके बाद है आपका रेमुनरेशन। देखिएगा, हम लोग काम किसके लिए करते हैं? सैलरी के लिए, पैसे के लिए। अगर हमें हमारे काम का उचित मेहनताना मिलता है, हमारा रेमुनरेशन मिलता है, हमें सैलरी मिलती है, तो ही हम काम को प्रॉपर कर सकते हैं। मोटिवेट कौन करता है? पैसा ही जो है हमें मोटिवेट करता है। रेमुनरेशन जो है वो मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी में जैसे कुछ पर्क्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे दी, बच्चों की स्कूल वगैरह की फ़ीस वगैरह है, जैसे इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए। तो वो चीज़ें जो हैं वो मॉनेटरी ना होके नॉन मॉनेटरी हैं, लेकिन वो सैलरी में ही इंक्लूड होती है। जैसे इंश्योरेंस वगैरह, आजकल इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सबका जो है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस साथ के साथ दे देती है। तो वो जो पर्क्स हैं वो भी रेमुनरेशन में ही काम आती है। अगला पॉइंट देखिए, सेंट्रलाइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रलाइजेशन। देखिएगा, जो डिसीजन है, जो हायर अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन है, अथॉरिटीज़ हैं, वो सब कुछ क्या है, एक मतलब कि एक सेंटर में होना चाहिए। ये नहीं है कि अलग अलग जगह पे उसका जो ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है, वो उसके बीच में जो डिसीजन पावर है वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो कोई डिसीजन लेना तो हम नीचे वाले एम्प्लॉय से पूछें, हाँ जी क्या डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, खुद का एक अपना डिसीजन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि हायरार्की और डिवीज़न का होता है कि हायरार्की में क्या होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले लोअर लेवल है, फिर उसके बाद हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। तो मेन डिसीजन किसका होगा? टॉप, जो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होती है या हाई मैनेजमेंट कह सकते हैं, उनको बोला जाता है। तो डिसीजन का जो मेन जो है, वो जो पावर है, अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटी के पास ही होनी चाहिए। स्केलर चेन। देखिएगा, स्केलर चेन का मतलब क्या है कि जैसे जितनी जिसके हिसाब से एबिलिटी है, जितनी भी पोस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब हायर है, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा। ये नहीं कि फोर्थ पर्सन वाला सबसे आगे आ रहा है, फिर उसके बाद सेकंड आ गया, फिर फर्स्ट आ गया, फिर थर्ड आ गया। नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस चलना चाहिए, 1 2 3 4 लेवल के हिसाब से सीक्वेंस हो, चाहे हम 3 4 3 2 1 करें या 1 2 3 4 करें। तो ये आपने ध्यान करना है, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है हमारा? हमेशा ही वेल डिफाइन होना चाहिए। फेवरेबल वर्क कल्चर के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है और उसको पॉजिटिव ही फिर उसको फॉलो किया जाता है। आदेश, जो आदेश दिया जाएगा वो ऐसा होना चाहिए जो सबको एक मतलब कि एक दिशा में गाइडेंस जो अच्छी मिल सके, एक सूत्र में बांध सके सबको। अगला पॉइंट है इसके अंदर इक्वलिटी। देखिएगा, इक्वलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कई बार क्या होता है, सेम लेवल के 10 15 एम्प्लॉयज़ हैं और सबके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो शायद बियर कर लेगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बियर नहीं कर पाते हैं। ट्रीटमेंट इक्वल होगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक ही दिशा में, अगर मतलब सैलरी है तो काम के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक जैसी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी हर पर्सन ये चाहता है जब भी वो जॉब सर्च करता है कि एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जहाँ पर उसको सैलरी भी अच्छी मिले और वर्क का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा हो, और साथ के साथ जॉब की स्टेबिलिटी हो। ये नहीं कि आज उसने जॉब ज्वाइन कर ली, कल दूसरी जगह पे, कल तीसरी जगह पे। मतलब एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि काम को हम एक प्रॉपर एक दिशा में कर रहे हैं, हम वहाँ पर स्थिर हैं। ये नहीं कि कल हमें पता नहीं, कल हमारे पास एक फ़ोन आ जाए कल से तो आपको जॉब पे ही नहीं आना। तो वो एक कैसा रहेगा कि हर पल एक डर सा बना रहेगा, पता नहीं आज हम काम कर रहे हैं, कल हमें काम करने का मौका मिले ना मिले। उसके बाद है इनिशिएटिव। देखिए, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि काम अगर हम कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबको इनिशिएट करना चाहिए। प्रोत्साहन तभी मिलता है
ये नहीं है कि ऊपर से आदेश आएंगे तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या पता, हमें किसी ने कुछ कहा थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई, जैसे अगर मैनेजमेंट है वो भी इनिशिएट करें स्टाफ वेलफेयर के लिए भी, और जो स्टाफ है वो भी मैनेजमेंट के लिए अपना आगे से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करें, कैसे हम अपनी मतलब कि ये कह सकते हैं कि अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो हम उसे रोकने के लिए भी इनिशिएट करें। तो इनिशिएट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में ही रहेगा। फिर है स्पिरिट डी ग्रोप्स, ये थोड़ा नया पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू बी सपोर्टिव ईच अदर रेगुलरिटी डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ गलत सुन लिया, किसी ने कुछ कान भर दिए, मान लो किसी किसी और एम्प्लॉय ने, तो आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वर्क का भी आपस में सपोर्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है हमने। तो इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि हेनरी ब्योल जो बुक है वो कौन सी लिखी थी इसने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश की थी बुक 1916 के अंदर। ठीक है जी, इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट की ये बुक है 1916 के अंदर, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये आपने ध्यान करना है। फिर है जी अगला पॉइंट, कुछ और बेसिक पॉइंट्स थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर, एक हमारा हेनरी फ्योल है, एक एफ.डब्ल्यू. टेलर है। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, और अगर जर्नल प्रिंसिपल्स की बात करें, जर्नल मैनेजमेंट की बात करें तो हेनरी फ्योल है। इसमें से क्वेश्चन या तो हेनरी फ्योल में से आ जाता है या एफ.डब्ल्यू. टेलर में से आ जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 4 प्रिंसिपल दिए थे, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो 1909 में लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है वो भी एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। तो टेलर ने मतलब वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, और जो हेनरी फ्योल हैं वो माइनिंग के अंदर इंजीनियर थे, खनन का काम किया करते थे, और उन्होंने काफ़ी सारी मतलब ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च भी की थी। अपने एम्प्लॉयज़ जो थे वहाँ पर, उनके ऊपर भी उन्होंने डाटा एक तैयार किया था कि एम्प्लॉयज़ चाहता क्या है, तो वो आपने ध्यान करना। उसी के बेस पर उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाए थे, 14 प्रिंसिपल। 100% डैम श्योर है एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक बार फिर से ध्यान से देख के पूरे 14 के 14 पॉइंट हैं उसको रट लेना। या तो इसमें से ये पूछा जाता है कौन सा जो प्रिंसिपल है नहीं है, या कौन सा है, या इस प्रिंसिपल में इसको क्या कहा जाता है, किसने दिए थे, कितने दिए थे, तो ये आपने ध्यान करना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी सारे MCQs मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मेरी जो 2020 के अंदर जो 42 वीडियो वाली सीरीज़ है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप उनमें देख सकते हैं उस 42 की 42 वीडियोज़ के अंदर सारे के सारे लगभग जो पेपर में टॉपिक आए हुए हैं सब क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपको लगता है कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो मैम मुझे क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से वो डिटेल में करा दूंगी, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।